भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बार दोबारा से खड़ा हो गया और ग्रेट मॉर्निंग लिख दिया। लेक्चर 6 मैंने लेक्चर 6 की बातें शुरू कर दी। इन द लास्ट लेक्चर नंबर 5 I have told you that how we can distribute the service department cost to production departments। आज थोड़ा सा और आगे चलेंगे, आप बस रजिस्टर ओपन कर लें सभी बच्चे। लेक्चर 6 की बात करेंगे, ओवरहेड्स की बात करेंगे, और ओवरहेड्स में मैं भूपेश आनंद आज आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं। बेटे लास्ट लेक्चर में आई थिंक मैंने आपको सबसे पहले बताया था व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट है क्या? व्हेन आई से डायरेक्ट कॉस्ट, इट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, इट मीन्स डायरेक्ट लेबर, इट मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंस, and all direct costs incurs in the factory department, you know that. But in factory department there are two types of costs which are being incurred. One is the direct cost and second is indirect cost. ऑफिस डिपार्टमेंट में जस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर होती है, सेलिंग में जस्ट इनडायरेक्ट होती है, रिसर्च में जस्ट इनडायरेक्ट होती है। बट एक इकलौता फैक्ट्री डिपार्टमेंट है जहां पर डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी दोनों होती हैं। और मैं भूपेश आनंद इस समय आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बातें कर रहा हूं। फिर मैंने आपको समझाया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। फिर मैंने आपको बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, हाउ वी कैन डू एलोकेशन एंड हाउ वी कैन अपोर्शन इट, व्हेन टू डू एलोकेशन एंड व्हेन टू डू अपोर्शनमेंट। उसके बाद बेटे मैंने आपको लॉजिकली बताया कि भाई अगर आप अपोर्शनमेंट करते हैं तो उसको हम जो पहली बार अपोर्शनमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो और आप अपोर्शनमेंट करते हो तो आप एक बेस को माइंड में रखकर डिवाइड करते हो, क्योंकि आप डायरेक्टली उसको उठा के उस डिपार्टमेंट में पटक नहीं सकते, बिकॉज दैट हैज़ बीन इनकर्ड कॉमन। इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉमन हुआ, आपको नहीं पता कितना 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 किसके लिए, बिकॉज आपने सबमीटर्स नहीं लगाए हुए। तो आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर बेस की हेल्प से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ आ रही है। अच्छा, एक बार आपने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, एक बार अपोर्शनमेंट कर दिया, तो जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, उसको बोलते हैं री अपोर्शनमेंट और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट मैं प्रोडक्शन में ले जाकर पटक दूंगा उनके माई बाप के पास, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। उस खुदा के पास जब मैं अपोर्शन कर दूंगा, उस खुदा के पास जब मैं पटक दूंगा, खुदा कौन? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। देयर आर 3 मेथड्स फॉर दैट, हमने डिस्कस किया था। एक मेथड का नाम था डायरेक्ट मेथड, एक मेथड का नाम था स्टेप मेथड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 2 इलस्ट्रेशंस बताई, एज पर डायरेक्ट मेथड एंड एज पर स्टेप मेथड। और बेटा थर्ड मेथड था रेसिप्रोकल सर्विसेज मेथड, जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस को सर्विसेज दे रहा है और आपका ऑब्जेक्टिव है करेक्टली कैलकुलेट करना कि कितना कॉस्ट आना चाहिए हर एक सर्विस डिपार्टमेंट का। बेटे जो अभी तक आपने मेथड यूज किए, एक तो डायरेक्ट मेथड यूज किया और दूसरा आपने कौन सा मेथड यूज किया? स्टेप मेथड। अगर आप ध्यान से देखें दोनों मेथड्स में जुगाड़ था, एक्यूरेसी नहीं थी। आप एक्यूरेटली नहीं कह सकते कि यही कॉस्ट है इस सर्विस डिपार्टमेंट की, क्योंकि पहले केस में जब आपने डायरेक्ट मेथड यूज किया तो यू हैव नॉट बाइफिकेटेड, यू हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट दैट इफ वन सर्विस डिपार्टमेंट इज गिविंग सर्विस टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट, वी हैव इग्नोर्ड दैट, वी हैव डायरेक्टली चार्ज, वी हैव डायरेक्टली अपोर्शन, वी हैव डायरेक्टली डिवाइडेड सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट ओनली टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। And even if this department has given the services to another department, we have to another service department, we have ignored that fact। इसका मतलब ये एक्यूरेसी नहीं है यार, यहाँ पर कुछ जुगाड़ है, आप समझें। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया उसका नाम था स्टेप मेथड। स्टेप मेथड कह दें या स्टेप डाउन कह दें, कुछ भी कह दें बेटे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थोड़ी है। स्टेप मेथड कह दें और स्टेप डाउन मेथड कह दें, कुछ भी। अब इसमें क्या होता है कि सपोज करते हैं आपके पास 3 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2, सर्विस डिपार्टमेंट 3। आपको पहले ये ढूंढना है कि कौन सा मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट है। मैंने लास्ट लेक्चर में इसके ऊपर प्रैक्टिकल कराया था।
जैसे मैं कहता हूं जी SD1 ने सर्विसेज दी SD2 को भी और SD3 को भी। SD2 ने सर्विसेज खाली SD3 को दी, SD2 को नहीं दी, SD1 को नहीं दी। अच्छा, SD3 ने सर्विसेज SD1 को भी दी और SD2 को भी दी। यू गेटिंग अ पॉइंट? लास्ट लेक्चर में मैंने 2 ही सर्विस डिपार्टमेंट लिए थे। मेरे को था कि पहले आपको लॉजिकली कंसेप्ट तो बता दूं कि स्टेप मेथड है क्या, बट अगर 2 से ज्यादा सर्विस डिपार्टमेंट हैं और टाई आ जाती है, टाई, एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता टाई, बेटे TIE, टाई। अब हम यहां पर देखें, दिस इज ऑल्सो मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट एंड दिस इज ऑल्सो मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट। इट मीन्स जो ज्यादा सर्विसेज देता है, जैसे SD1 SD2 को भी दे रहा है, SD3 को भी दे रहा है, ऐसे ही SD3 SD1 को भी दे रहा है, SD2 को भी दे रहा है। अब टाई आ गई, अब कहां से शुरू करें? स्टेप डाउन मेथड तो इस बात में क्लैरिफाई नहीं करता दैट विच इन केस ऑफ अ टाई व्हाट इज टू बी डन। So as per the logic, you can either start with SD1 or you can start with SD2. Supposingly आप रामलाल हैं, आप बंटी हैं, आपने SD1 से स्टार्ट किया और आपकी फ्रेंड का नाम है बबली, उसने SD3 से स्टार्ट किया, तो दोनों की कैलकुलेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। It means we cannot say that step down method is also correct method. This is also not correct. This is not accurate. This is also a जुगाड़। आई थिंक आप बात समझ रहे बेटे। मैं इस समय पता क्या बता रहा हूं आपको, नेगेटिव्स बता रहा हूं, किसके? डायरेक्ट मेथड के भी और स्टेप मेथड के भी। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता तदा तदा व्युत्थानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि हुई, किसी ने अवतार लिया यार। तो मैंने आपको कहा डायरेक्ट मेथड भी ठीक नहीं है, मैंने आपको कहा स्टेप मेथड भी ठीक नहीं है। तो बेटे नेक्स्ट मेथड की बात आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है क्या नाम है बेटे? आप बताओ ना, आप ही तो बता दो। उसका नाम है रेसिप्रोकल मेथड। इट मीन्स मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर में आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ और फीचर्स को बताने वाला हूं। पाव भाजी में मैं आपको हरी चटनी भी दे रहा हूं और लाल चटनी भी दे रहा हूं और नींबू भी दे रहा हूं और प्याज भी दे रहा हूं और मूली भी दे रहा हूं और टमाटर भी दे रहा हूं। बेटे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 5 में आपको बताया था। एंड बिकॉज वी हैव टू डू सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फॉर दैट वी हैव टू फॉलो 3 मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे। बेटे मेथड 1 तो डायरेक्ट मेथड है, अभी मैंने कहा इसके नेगेटिव्स हैं। अच्छा, मेथड 2 एक स्टेप मेथड है, इसके भी नेगेटिव्स हैं। मेथड 1 के भी नेगेटिव है, मेथड 2 के भी नेगेटिव है। अब हम आ गए इसके साथ थर्ड मेथड। एक बच्चा कहता है मटका बनाना है। बेटे अब मैं क्या बताऊं, आप इतने बड़े हो गए हो, बार बार यही बातें पूछते हो, ये बनाना है वो बनाना है, शर्म आनी चाहिए पूछते हो यार। कमर सीधी करके बैठ जाओ, झुक के बैठे हुए हो, पढ़ाई कर रहे हो, विद्या का धन है। सो द नेक्स्ट मेथड विच आई विल वांट टू टेल यू टुडे will be named as reciprocal। अच्छा, नाम क्या कहता है? रेसिप्रोकल मतलब मैंने आपको सर्विसेज दी, आपने मुझे सर्विसेज दी, तो आपको एक्यूरेट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जुगाड़ नहीं लगाना। दैट इज नेम्ड एज रेसिप्रोकल मेथड। अच्छा, रेसिप्रोकल में भी 3 मेथड्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा बेटे। रेसिप्रोकल में भी देयर आर 3 मेथड्स विच आई विल बी डिस्कसिंग। आज के इस लेक्चर में मैं रेसिप्रोकल का पहला मेथड डिस्कस भी कर दूंगा, उसका नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो आपने सभी ने 2 मटके बनाने हैं। पहला मटका बनाया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके 3 मेथड्स निकले। फिर दूसरा मटका बनाया रेसिप्रोकल सर्विसेज मेथड का, उसमें से भी 3 बातें निकली। एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, जो आज हम डिस्कस करेंगे। दूसरा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, अगेन थोड़ा लेंदी है, एक्यूरेट है लेकिन लेंदी है। एंड द थर्ड इज ट्रायल एंड एरर। वी विल डिस्कस ऑल दीज 3 बिकॉज ऑल दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन।
एक बच्चा ना भूल गया कि वो कहता करा क्या रहा है ये मास्टर। बेटे द पॉइंट इज आई एम डूइंग ओवरहेड्स, विद इन ओवरहेड्स आई एम डूइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, विद इन सेकेंडरी आई एम डूइंग थर्ड मेथड दैट इज नेम्ड एज रिवर्स, दैट इज नेम्ड as reciprocal services method, and within reciprocal I am doing 3 methods. But today आज के इस लेक्चर में मैं simultaneous equation method कराऊंगा। आराम से लिख लें, नहीं भी समझ आया कोई टेंशन की बात है ही नहीं। भूपेश आनंद बैठा बेटे भूपेश आनंद बैठा है, आपको 100% प्रूफ सर्विसेज देगा। आप टेंशन मत लें बेटे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मैं खड़ा हो गया आपके सामने और मैंने कहा लिखा हुआ है रेसिप्रोकल सर्विसेज मेथड, रेसिप्रोकल सर्विसेज मेथड। अच्छा, रेसिप्रोकल सर्विसेज मेथड है क्या, इसको देखते हैं। मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट जब दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को, जैसे मैंने अभी तक जो कुछ भी केस स्टडीज एक्सप्लेन की वो लीवाइस जीन्स की एक्सप्लेन की, एंड इन दैट आई हैव टेकन अ रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट and I have taken a warehouse. It means if repair and maintenance is giving service to the warehouse and the warehouse is giving service to the repair and maintenance, it means there are shared services there, that is named as इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज। आपको रजिस्टर खोलकर लिखना है इसका मतलब भाई साहब। रेसिप्रोकल सर्विस मेथड में लिखें व्हेन इंटर डिपार्टमेंटल, ये देखिए मैंने उंगलियां कैसे रखी, इंटर डिपार्टमेंटल, जब एक ही कंपनी के दो डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को सर्विसेज देते हैं और वो दोनों के दोनों सपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं, सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, तो लिखेंगे व्हेन interdepartmental services are to be given due weight in distribution, the expenses to be given due weight। जब हम एक्यूरेसी की बात करें, बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन करना चाहें, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को वेटेज देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी आ जाएं तो हम उनको इंपॉर्टेंस देंगे एज कंपेयर टू अमित शाह। आप समझ रहे हैं? इट मीन्स इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द एक्यूरेट कॉस्ट, if I want to calculate the accurate overhead distribution, of service departments, that how much is being total cost of this department and this department, then in these cases we will use reciprocal method। reciprocal method को इस्तेमाल करने के लॉजिक्स मैंने बता दिए। अब सवाल आता है कि रेसिप्रोकल मेथड में 3 मेथड्स हैं। मैं आज एक ही मेथड कराऊंगा क्योंकि बेटा मैंने एक साथ करा दिए ना तीनों, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, बहुत इजी है। लेकिन आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। आने वाले 5-6 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। बेटे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, इसमें हम क्या करने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। आप अगर एक छोटी सी बात लिख लेंगे तो मेरे ऊपर एहसान होगा आपका। लिखिए, द ट्रू कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स आर असर्टेन्ड फर्स्ट। द ट्रू कॉस्ट, इसका मतलब हम क्या करेंगे, उस सर्विस डिपार्टमेंट की भी कॉस्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक हम कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है। तो ट्रू कॉस्ट हमने निकाल ली, उसका मतलब वी हैव कैलकुलेटेड अप टू प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। द ट्रू कॉस्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट्स आर असर्टेन्ड फर्स्ट। हम सबसे पहले सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को अप टू प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक कैलकुलेट कर लेंगे। इट मीन्स वी विल कैलकुलेट हाउ मच इज द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट incurred for repair and maintenance, and how much is the cost which is incurred for warehouse without considering their interdepartmental services। अभी देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, वो देखेंगे। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, बेटे मैं आज इक्वेशन बना के दिखाऊंगा। 3rd 4th क्लास में आपने ऐसी इक्वेशंस बनाई हुई हैं, बड़ी इजी हैं, कुछ मुश्किल है ही नहीं यार। हम यहां पर एक इक्वेशन को, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस, मतलब 2 इक्वेशंस हम दोनों को आमने सामने रख देंगे, फिर दोनों में से कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, कुछ कैंसिल करने की कोशिश करेंगे और हम वैल्यू निकालेंगे। जो भी वैल्यू आएगी उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक बच्चा कहता है मैंने मैथमेटिक्स ही नहीं की। बेटे मैथमेटिक्स की ज़रूरत ही नहीं है, आप मेरी बात को ध्यान से सुन तो लो, लिख तो लो। बेवकूफ, लिखो, हेडिंग लिखिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड।
द ट्रू कॉस्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट्स आर असर्टेन्ड फर्स्ट। ऐसा मानिए कि जर्मन लैंग्वेज आपको लिखनी है, अभी मैं पूरा ड्रामा करके आपको समझाऊंगा, तो आप लिखें फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट्स with the help of simultaneous equations. I will tell you how we can calculate with the help of simultaneous equations. These are then distributed. These का वही वाली कॉस्ट कौन सी जो आपने निकाली है, किससे? simultaneous equation से। कैसे वो मैं बताऊंगा। will be distributed among production departments। इसका मतलब जो भी कुछ मैंने जुगाड़ करना था कि एक सर्विस ने दूसरे को दी, दूसरी ने पहले दी, मैं वो जुगाड़ सब पहले कर लूंगा, अभी बताऊंगा। फिर लास्ट में जब वो सब जुगाड़ करके मेरे पास कॉस्ट आ गई, उसकी मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा कहाँ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन परसेंटेज। मुझे मालूम है बेटे आपको समझ नहीं आ रहा, कोई टेंशन की बात ही नहीं यार। भूपेश आनंद बैठा ना, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं यूएसए और मैं ही लंदन। आइए इस केस स्टडी की हेल्प से ए टू जेड सब कुछ बता दूंगा यार, कुछ रहने नहीं दूंगा अपने पास, आप बस लिखते जाओ, मुझे खून दो। अ फैक्ट्री इज हैविंग 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। एक फैक्ट्री के पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। I think आपको मालूम है what I mean by production departments, those departments who are producing something. As I have taken example of Levi's company, let there be 3 production departments. One production department is producing jeans, and second production department is going for t-shirts, and third production department is manufacturing shirts. So there are 3 production departments, A, B, C, okay, and 2 service departments. You have to write it down, my dear friends. You have to write it down. लिखना है, सोचना नहीं है, एक्शंस करने हैं यार। कमर सीधी करके बैठो। और 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड वेयर हाउस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इनडायरेक्ट कॉस्ट, अब मैंने आपको कुछ जानकारी मुहैया कराई। सर जानकारी मुहैया, I have given you some information, you know, and on the basis of that information, you have to find out that how much will be the cost of those service departments. So I have given you the indirect cost as per primary distribution. I have written there primary distribution. मैंने वहाँ पर primary distribution लिखा है कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की जो कॉस्ट है वो मान लेते हैं 8 लाख है। एलोकेशन भी किया, अपोर्शनमेंट भी किया मैंने, उसके बाद 7 लाख इसकी निकाल ली, 5 लाख इसकी निकाल ली, 2,34,000 इसकी निकाल ली और 3 लाख वेयर हाउस की निकाल ली। एक बच्चा कहता है ये कैसे किया? बेटे मैंने लेक्चर 3A में पूरा प्रैक्टिकल कराया है कि अपोर्शनमेंट कैसे करते हैं, और लेक्चर 3 में उसका बेस दिया है कि भाई है क्या अपोर्शनमेंट, व्हाट आर द बेसिस। तो अगर आपने वो लेक्चर 3A नहीं देखा तो पूरी केस स्टडी कंप्लीट करके आए, फिर इसको लेक्चर को देखिए। बिकॉज यहाँ पर ये जो 8 लाख की फिगर आई, ये जो 7 लाख आया, ये जो 5 लाख आया, ये जो 2,34,000 आया, ये जो 3 लाख आया, I have already told you the procedure that with the help of that procedure I can calculate this. I think आप बात समझ रहे हैं? मतलब मैंने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया, मतलब मैंने एलोकेशन भी किया, मैंने अपोर्शनमेंट भी किया, इसका मतलब मैंने बेसिस भी यूज किए। और अभी सेकेंडरी नहीं किया, सेकेंडरी तो मैंने अभी बताना ही है ना यार। सेकेंडरी का तो रेसिप्रोकल सर्विसेज मेथड बता रहा हूँ। इट मीन्स ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है जी। उसके बाद और भी कुछ बातें गिवन थी, आप पहले उसको लिख लें, जल्दबाजी ना करें। जो बेवकूफ़ बच्चे हैं वो लिख ही नहीं रहे। द एक्सपेंसिस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, द सर्विस डिपार्टमेंट 1 and warehouse the service department 2 are apportioned as follows। वो कहते हैं कि हमने देखा कि जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है उसका 20% खर्चा जीन्स में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में जाना चाहिए, और 40% खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में जाना चाहिए, और 30% सर्विसेज उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 में दी, और 10% सर्विसेज उसने वेयर हाउस को दी। इट मीन्स रिपेयर का ये जो आपने खर्चा कैलकुलेट किया है, इसमें 2,34,000 रुपये की फिगर है। ये 2,34,000 वो कहते हैं कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, बिकॉज दे हैव रिपेयर एंड मेंटेनेंस एज गिवन सर्विसेज लाइक दिस, ओके। एंड वेयर हाउस सर्विसेज आर 40%, 20%, 20%, 20%। इट मीन्स वेयर हाउस ने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को 40% की सर्विसेज दी।
इसका मतलब वेयर हाउस की जितनी कॉस्ट होगी उसका 40% हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में डाल देंगे, 20% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में डाल देंगे, 20% प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 में डाल देंगे और 20% रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी चार्ज कर देंगे, बिकॉज रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑल्सो हैज टेकन द सर्विसेज फ्रॉम वेयर हाउस. इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ शेयर्ड सर्विसेज. इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज. आई थिंक आप बात समझ गए. इसका मतलब मैं इसकी कॉस्ट यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर डाल दूंगा. अब अगर आप ध्यान से देखें तो रिपेयर की कुछ कॉस्ट वेयर हाउस में जानी चाहिए क्योंकि हम एक्यूरेट कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर जब हम ऐड कर देंगे तो वेयर हाउस की कुछ कॉस्ट रिपेयर में आनी चाहिए, फिर रिपेयर की कुछ कॉस्ट वेयर हाउस में जानी चाहिए, बिकॉज रिपेयर हैज गिवन द सर्विसेज टू वेयर हाउस एंड वेयर हाउस हैज गिवन सर्विसेज टू रिपेयर. तो ये बेटा ये एक ना ये क्या हो जाएगा, भूल भुलैया हो जाएगा. तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड ही फॉलो करना है और मुझे ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो मैं क्या करूंगा बेटे, मैं डायरेक्टली 2,34,000 रुपये का ये जो 2,34,000 है वो 3 लाख है. एक बच्चा कह रहा है, पता क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी ये जो 2,34,000 की कॉस्ट है इसका 20% निकाल दो, इसका 40 निकाल दो, इसका 30 निकाल दो, इसका 10 निकाल दो. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अब इसके बाद जब इसकी कॉस्ट आएगी, ये जो आ गई जी 3 लाख, 3 लाख आ गई. 3 लाख तो थी यहाँ पर. अच्छा 3 लाख में 23,400 ऐड कर देते हैं तो ये आ गई जी 3,23,400. अच्छा 3,23,000 का फिर कुछ परसेंट यहाँ पे आ जाएगा, कुछ यहाँ पर आ जाएगा, कुछ यहाँ पर आ जाएगा, फिर कुछ रिपेयर में आ जाएगा. अब फिर रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट करो. आई थिंक आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं. अगर आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए और आपको जल्दी करना है तो दोनों प्रूफ है बेटे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. मैं वही कराने जा रहा हूं. मैं क्या करूंगा, इसमें 2 इक्वेशंस बनाऊंगा. सर इक्वेशंस बनाएंगे? हाँ, मैं ये मानूंगा कि ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है और ये जो वेयर हाउस है, ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है और ये जो वेयर हाउस का डिपार्टमेंट है, जो सर्विस डिपार्टमेंट है, मैं ये अज्यूम करूंगा कि इनकी बेटे 2,34,000 थी ना फिगर, 2,34,000 थी ना. ये जो 2,34,000 है और ये जो 3 लाख है, बट एक्चुअली में ये रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट 2,34,000 है नहीं. इसमें कुछ और भी ऐड होना चाहिए. क्यों? क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ने वेयर हाउस से सर्विसेज ली और वेयर हाउस ने कितनी सर्विसेज दी, वेयर हाउस ने कितनी सर्विसेज दी, 20%. इसका मतलब 20% ऑफ वेयर हाउस होना चाहिए. इसी तरह से वेयर हाउस की कॉस्ट 3 लाख नहीं है क्योंकि इसने भी कुछ सर्विसेज ली रिपेयर एंड मेंटेनेंस से 10%. तो यहां पर ऐड होना चाहिए 10% ऑफ रिपेयर. आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. बेटे बिल्कुल आने वाले 5 मिनट आपके लिए प्रीशियस हैं. सब बातें छोड़ दो यार, सब कुछ छोड़ दो, मेरी बात को सुनो, मेरी आवाज सुनो. मैं आपसे ये कह रहा हूं that it is okay that we are given with 2,34,000 as the cost for repair and 3 lakh as the cost for warehouse. But my dear friends, I cannot directly divide 2,34,000. If I divide it, 2,34,000, because that is not the actual, because 2,34,000 plus this department has also taken some services from warehouse. So the total cost of repair and maintenance, let it be X. मान लेते हैं x है. जब आपको पता ना इक्वेशन बनाते हैं, जब कुछ अननोन होता है तो हम उसको x मान लेते हैं. मैं कहता हूं जी x का मतलब है 2,34,000 प्लस 20% ऑफ. अब मैं मान लेता हूं ये वेयर हाउस की कॉस्ट y है, खाली समझाने के लिए, ऑफ y. इसी तरह से मैं अगर y की बात करूं तो मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 10% ऑफ x. एक बच्चा कहता है मैं ना सर मैथमेटिक्स नहीं करता हूं, क्या ये समझ आ जाएगा? बेवकूफ है यार तू, मैथमेटिक्स है ही नहीं, ये तो 3rd क्लास की इक्वेशंस हैं. मैंने कहा कि भाई इस डिपार्टमेंट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस की टोटल कॉस्ट मान लेते हैं x है और वेयर हाउस की टोटल कॉस्ट मान लेते हैं y है.
अब x किसके बराबर होगा भाई, इसकी अपनी 2,34,000 प्लस जो उसने सर्विसेज ली वेयर हाउस से, और वेयर हाउस से सर्विसेज कितनी ली उसने 20%, तो मैंने लिखा 234 प्लस 20% ऑफ y. Similarly, I can calculate the cost for warehouse. Let that cost be y. It means it is equal to 3 lakhs plus 10% of x. बेटे बड़ा ही आसान है, कुछ मुश्किल है ही नहीं यार, सच कह रहा हूं आपको. मैंने आपके लिए पहले हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई, जूस नोट्स बनाए, बुक्स बनाई, टाई पहन के आपके सामने खड़ा और फुल एनर्जी के साथ ड्रामे कर रहा हूं कि आपको लॉजिकली समझ आए. मैं खड़ा हूं और आप बैठे हैं, आप लिखें. बेटे ये 1-2 मिनट की बात और रहेगी, आपको तभी लॉजिकली समझ आएगा जब आप लिखेंगे. लेट एक्स बी द ओवरहेड ऑफ repair and maintenance. Let x dollars, let x pounds, let x rupees, let x yen be the cost of repair and maintenance, and let y be the total overheads of warehouse. मैंने कहा जब कोई चीज मुझे नहीं पता होती तो मैं x और y मान लेता हूं. तो मैंने कहा लेट एक्स बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, एंड लेट वाई बी द टोटल कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस. सो एक्स इज इक्वल टू, ये अभी इक्वेशन मैंने निकाल के दिखाई है, 20% ऑफ वाई को मैंने 0.2 लिख दिया. लिख सकता हूं या नहीं? हाँ बेटे लिख सकते हैं. एंड वाई इज इक्वल टू 3 lakhs प्लस 10% ऑफ एक्स. मैं रुक गया हूं बेटे. x इज इक्वल टू 2,34,000 प्लस 0.2y. y इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 0.1 ऑफ x. आई थिंक ये दोनों इक्वेशंस आपको समझ आ रही हैं बेटे. लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन 2. आई थिंक आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, भले आपने मैथमेटिक्स लिया हो आगे या नहीं लिया हो, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं. एक बच्चा कहता है सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है x की वैल्यू इतनी है तो y की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए. बिल्कुल ठीक बताया बेटे, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं. x इज इक्वल टू 2,34,000 प्लस 0.2 बेटे 3 लाख प्लस 0.1 x ब्रैकेट क्लोज. आराम से बेटे, कुछ जल्दी थोड़ी है यार. x इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलते हैं बेटे, ब्रैकेट धीरे धीरे ओपन करेंगे, धीरे धीरे ब्रैकेट ओपन करेंगे. 2,34,000 प्लस बेटे 20% निकालना है 3 लाख का, ये तो बिना कैलकुलेटर के भी हो जाएगा. 60,000 प्लस 0.2 इंटू 0.1 दैट कम्स टू 0.02x. मैं रुक गया हूं जी. सर आप रुक गए? हाँ मैं रुक गया. ये लो, मैंने आपके सामने x की वैल्यू x की इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट कर दी और धीरे धीरे ब्रैकेटों को खोलने लगा. धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है. तो मैंने लिखा x इज इक्वल टू 2,34,000 प्लस 60,000 प्लस 0.02x. बेटे गधे एक तरफ ले आओ, घोड़े एक तरफ रहने दो. x माइनस 0.02x, क्योंकि जब ये वाला गधा घोड़ा बनेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 2,34,000 प्लस 60,000. आराम से यार, मैं तो कहता हूं तीसरी क्लास नर्सरी में आजकल ये कराते होंगे बेटे. अच्छा यहां पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब हमें पता 1 है. अच्छा 1 में से 0.02 चला गया तो 0.98x बच गया, इज इक्वल टू 2,94,000. मैं भूपेश आनंद आगे चलूंगा नहीं जब तक आप यहां तक नहीं पहुंचोगे. एक बच्चा कह रहा है वो 0.98 कैसे आ गया यार. x माइनस 0.02x करना है तो x का कोफिशिएंट तो 1 ही होता है ना. 1 में से 0.02 लेस करेंगे तो क्या 0.98 नहीं आएगा. गधे एक तरफ कर दो, घोड़े एक तरफ कर दो. मैं आपके सामने यहां पर खड़ा हूं, मैं कहता हूं जी 0.98x
is equal to 0.98x is equal to 2,94,000. 2,94,000. यार अब आगे मत कहना x इज इक्वल टू 2,94,000 डिवाइडेड बाय 0.98. ये आपके सामने वैल्यू आ गई 2,94,000 इंटू डिवाइडेड बाय 0.98. दैट कम्स टू 3 lakhs. मत रोकना मुझको यारो, मुझको पागल होने देना. x की वैल्यू आ गई जी. x की वैल्यू, इसका मतलब द टोटल कॉस्ट of repair and maintenance service department after warehouse, that is rupees 3 lakhs. आपको मालूम है कि आपने एक इक्वेशन बनाई थी x इज इक्वल टू 2,34,000 plus 20% of y, that is 0.2 of y. बेटे अब आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या y की वैल्यू नहीं आ सकती? 3 lakhs, x की जगह मैंने 3 lakhs लिख दिया, इज इक्वल टू 2,34,000 आ गया, प्लस 0.2y आ गया. मैं रुक गया बेटे. गधे गधे एक तरफ ले आओ, घोड़े घोड़े एक तरफ. लो जी, 3 लाख में से 2,34,000 लेस कर दो, ये आ गया जी 66,000 रुपीज कह दें, डॉलर्स कह दें, येन कह दें. बेटे हिम्मत नहीं छोड़नी, बेटे करके दिखाएंगे. ये आ गया जी. ये लो जी. I have calculated for you that the total overheads of warehouse, of service department, of support department after shared services is 3,30,000. मुझे अब बड़ा ही आसानी से काम होगा बेटे. ये देखो ना, यहां पर मुझे x की वैल्यू पता चल गई कि भाई x की वैल्यू है 3 lakhs और y की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू है 3,30,000. रुकना नहीं है, मुश्किल नहीं है, आपको अब आगे चलना है. वीर तुम बड़े चलो, मुश्किलों का सामना वीर तुम किए चलो. बेटे अब लास्ट में मुझे डिस्ट्रीब्यूशन की बात को समझना है, वो चुटकियों में हो जाएगा, आपको समझ आ चुका है. मैंने मेन बात आपको बता दी है. आप टेबल बनाइए, मैंने थोड़ा सा बनाया, थोड़ा आपके साथ बनाऊंगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, आई थिंक this is a cost which is already given to me, that is after primary distribution. They have given to me that production department one cost is 8 lakhs, it is 7 lakhs, it is 5 lakhs. This is already given. एक बच्चा कह रहा पता नहीं बेटा ये given है. अच्छा बेटे अब आप ये बताओ, अभी आपने x की और y की वैल्यू निकाली, बताओ ना बेटे, बताओ. x की वैल्यू 3 lakhs निकाली, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट 3 lakhs निकाली. अच्छा, और वेयर हाउस की 3,30,000 निकाली, मतलब एक दूसरे को सर्विसेज देने के बाद टोटल इनके ओवरहेड्स 3 लाख है. अच्छा, आपको मालूम ही है ना कि आपने इसको 10% सर्विसेज दी हैं, तो 3 लाख में से 30,000 लेस कर दो तो बेटे 270 ही तो आएगा. और वेयर हाउस ने रिपेयर को 20% सर्विसेज दी हैं, तो 3,30,000 में से 20% लेस कर दो, 66,000, 66,000, तो बेटे फिगर आएगी 2,64,000. बस बेटे हो गया काम. अब आपने 2,70,000 को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. नो नीड टू डिवाइड टू वेयर हाउस बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ. आपने उसका पहले से ही जुगाड़ कर दिया था, आपने उसको पहले से ही ध्यान में रख लिया था, क्योंकि आपने जो 2,70,000 की कॉस्ट निकाली वो 3 लाख पे निकाली, और 3 लाख में ऑलरेडी आपने वेयर हाउस से जो सर्विसेज ली उसकी कॉस्ट ऐड कर दी थी विद हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन.
तो आपको अब 2,70,000 डिवाइड करना है, और ये बाय चांस की बात है आपको क्वेश्चन में गिवन है, वैसे तो नहीं भी गिवन होता तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये बेटे 20%, ये 40%, ये 30%, जरा निकालना। 2,70,000 का 2,70,000 का 20%, बेटा ये 54,000 आ रहा है। 2,70,000 का 20%, आप चेक करिए, आप चेक करिए, आप चेक करिए, आप चेक करिए। 2,70,000 का, अच्छा 2,70,000 का, मैं बेटा थोड़ा शायद कुछ और कर दिया। 2,70,000 का 20, 40, 30, 20, 40, 30, ये आ गया जी 270। ये बेटे 270 को अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 में। आई थिंक आपको बात लॉजिकली समझ आ गई है। देखिए अब वो 270 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो उसकी रेशो आपको जनरली गिवन होगी, नहीं भी गिवन है तो हम अज्यूम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने वहाँ दी हुई है वैसे। आप देखिए, आप ये देखिए ना बेटे, आप ये देखिए ना, आपको मैंने दी हुई है, क्या दिया बेटे? 20, 40, 30, तो 2:4:3। आइए 2:4:3 कर देते हैं। 2:4:3, 2:4:3, 4, 3, 7 और 2, 9। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 9, दैट कम्स टू 30। 30 इंटू 2, दैट कम्स टू 60,000। ये लीजिए 30 इंटू 4, 120, 30 इंटू 3, 190। इट मीन्स साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपने ऑलरेडी शेयर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट का जुगाड़ कर दिया था। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे तो आप खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालेंगे और उसकी परसेंटेज नहीं, फिर रेशो ले लेंगे, ठीक है? तो 2,70,000 को 2:4:3 में करेंगे। इसी तरह से 2,64,000, दैट इज द कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस, विल बी डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ 4:2:2। आइए जी, आओ जी, आओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी। ये लो जी 4:2:2, 4 और 2 6 और 2 8, 2,64,000 का भाग कर दीजिए 8 से, ये आ गया जी 33,000। 33,000 इंटू 4, दैट कम्स टू 1,32,000। मुश्किल है ही नहीं। जब आप करने लगेंगे तो कुछ मुश्किल लगेगा ही नहीं यार। और भूपेश आनंद जब लॉजिक बता रहा है, कंसेप्ट बता रहा है, प्रैक्टिस करा रहा है, बेटे और क्या आपके घर ही चलता है, उससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं कर सकता। I think you are getting my point, you know. And then we have calculated that this much is the total cost, total indirect cost, total overheads of production departments. Now we can calculate the accurate cost of these production departments because we have added service departmental cost also. Now we can take a correct decision. अब हम एक अच्छी डिसीजन ले सकते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं बेटे। इसको खींच के नीचे ले आएंगे, किसको? 9,92,000 को खींच के नीचे ले आएंगे। भाई कितनी जीन्स बनाई, भाग कर देंगे नंबर ऑफ जीन से। इसका मतलब हम एक जीन पे कितना खर्चा डालना है, उसको रेट को कैलकुलेट करने का नाम है एब्जॉर्प्शन रेट। अभी आ रहा है बेटे, एब्जॉर्प्शन आ रहा है। आज तो लेक्चर नंबर 6 या 5 जो भी है, धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन आएगा। अभी 2 मेथड्स और कराना है मुझे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कराना है, ट्रायल एंड एरर मेथड कराना है। मैं अभी एक लेक्चर लूंगा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रायल एंड एरर को समझाने के लिए, उसके बाद कराऊंगा एब्जॉर्प्शन। मुझे तो जल्दी नहीं है, मुझे तो लॉजिक्स कराने हैं, मुझे तो आपको सारी बातें बतानी है। अब आप देख लीजिए, आप पता नहीं झुक के पढ़ रहे हैं, लेट के पढ़ रहे हैं, बेवकूफ़ हैं, टेबल चेयर पे नहीं बैठते, कमर सीधी नहीं रखते, कैलकुलेटर बाहर नहीं निकालते, केस स्टडी लिखते नहीं। आपको लगता है नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर है, कोई बात नहीं बेटे, क्या कर सकते हैं, दोबारा पेपर देना। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।